बेटा ये जो फिगर 14.4 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन है पूरा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ब्लू कलर की पीछे पट्टी है वो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर ये सारे कॉम्प्लेक्स फंसे हुए हैं, ठीक है, एम्बेडेड हैं, और ये पूरा स्पेस है खाली है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। फिर जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स के नाम, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है जैसे आप देख रहे हो NADH डिहाइड्रोजिनेस जिसका नाम है, फिर कॉम्प्लेक्स 3 है, फिर कॉम्प्लेक्स 2 है, ठीक है, ये पर्पल कलर वाला, फिर ये, ठीक है, ऑरेंज जैसा ही ये कॉम्प्लेक्स 4 है और ये कॉम्प्लेक्स 5 है। तो इसको याद रखना है 1, 3, 2, 4 एंड 5, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखना है पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा। जैसे मैंने बताया था कि जो 2 वाला होता है बेटा ये यहाँ पे 3D में जैसे इन दोनों के ये और इसके ऊपर होता है यहाँ पे ऐसे करके ऊपर की तरफ, ठीक है, लेकिन वो क्या है जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो बेटा उसको ये चीज उभर के जैसे है ना यहाँ से ऐसे करके दिखाई जाती है। तो इसका सीक्वेंस याद रखना है, इट इज द 1, 3, 2, 4 एंड 5, ओके। इनके नाम भी याद रखना है कि पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसको बोलते हैं हम NADH डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, यहाँ पे NADH का डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो NADH डिहाइड्रोजिनेस इसका नाम है। कॉम्प्लेक्स 3 इसके अगले वाला उसको बोलते हैं बेटा साइटोक्रोम BC1, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो साइटोक्रोम B आपको जो दिख रहा है ये बना हुआ है, यहाँ साइटोक्रोम C1 है तो इसको बोलते हैं, इस पूरे ग्रीन कलर वाले कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3। अगला वाला जो है इसको बोलते हैं बेटा साइटोक्रोम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। क्यों, यहाँ पे आप देख रहे हो जो सक्सिनिक एसिड है जो कि क्रेब्स साइकिल के अंदर बनता है वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरेट, मतलब FADH2 कन्वर्ट होता है FAD के अंदर, ठीक है। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स का इसलिए नाम रखा गया है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। अगले वाले कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है बेटा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। यहाँ पे आप देख रहे हो साइटोक्रोम की जो फैमिली है ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन होकर एक जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है यहाँ से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। लास्ट वाले, ठीक है, जिसको बोलते हैं F0F1 पार्टिकल या इसका पूरा नाम है बेटा ATP सिंथेटेज, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डेट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ इस पूरे सिस्टम के अंदर आप समझ रहे हो कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स का आप कंटिन्यूस देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली क्या हो रहा है बेटा ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चलते हुए आ रहे हैं, इसलिए इस पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स 4 पे आप देख रहे हो कि जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है और एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाती है, ठीक है, और यहीं पे एक ATP भी बनता है उसी समय पे, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। कि यहाँ पे इस रिएक्शन में, ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूस ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स अ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म, ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय द ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स, इसलिए इसको बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जैसे आप देख पा रहे हो कि कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर NADH2 जो था या NADH+S पॉजिटिव था उसका क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन है, NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन रिलीज हुए, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे, ठीक है। H2 गिव्स 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पे सर H2 रिलीज करोगे तो इसको 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हम बोलेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए, ठीक है। अब याद रखनी एक चीज, इस वाली कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें कि जब 1 इलेक्ट्रॉन बेटा रिलीज होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उसकी एनर्जी से इस मैट्रिक्स में पड़े जो प्रोटॉन्स होते हैं ना उनको पंप करता है, ठीक है, इस चैनल के थ्रू पंप करता है किसकी तरफ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम एक पेयर ऑफ प्रोटॉन को पंप करने में यूज करते हैं, और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने प्रोटॉन पंप होंगे बेटा 4 प्रोटॉन। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से NADH H2 कन्वर्ट हुआ NAD में विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले जिन्होंने जस्ट इसके डबल 4H पॉजिटिव को क्या कर दिया, यहाँ से इनकी जो एनर्जी थी उसकी मदद से हमने यहाँ से 4H पॉजिटिव उठाए और यहाँ की तरफ क्या कर दिए, पंप कर दिए। अभी जो इलेक्ट्रॉन थे उसको किसने एक्सेप्ट किया, अगले वाले इसके अंदर इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसको बोलते हैं FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, उन्होंने इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। फिर आगे इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ भेज दिया बेटा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स FeS कॉम्प्लेक्स की तरफ भेज दिया, और ये इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे ट्रैवल करते हुए आप देख रहे हो नीचे की तरफ आ रहे हैं, अगली तरफ बढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक याद रखना है, तो कॉम्प्लेक्स 1 का रोल यहाँ पे खत्म हुआ। याद रखना है कॉम्प्लेक्स 1 पे NADH2 का डिहाइड्रोजनेशन होता है, NAD में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ जाते हैं कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ, और 4 प्रोटॉन ये पंप करता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हुआ क्या है यहाँ पे बेटा, हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ गए
तो यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है, एक मोबाइल कैरियर होता है जिसको बोलते हैं यूबीक्विनोन, ठीक है, इसलिए उसको यूक्यू से डिनोट करते हैं। अब यूबीक्विनोन जो है वो बिल्कुल कीमोएस्मोटिक हाइपोथेसिस में प्लास्टोक्विनोन जैसा ही है। प्लास्टोक्विनोन भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था, लेकिन क्या करता था, स्ट्रोमा में से प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता था। तो पीक्यू कन्वर्ट होता था PQH2 में और थोड़ी देर बाद फिर से PQ में कन्वर्ट हो जाता था। और जो उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करता था स्ट्रोमा में से, वो कहाँ चले जाते थे, ल्यूमेन के अंदर। अब यहाँ भी क्या हो रहा है कि ऊपर से तो आए इलेक्ट्रॉन, अब यूक्यू ने कहा कि भाई मैं UQH2 में कन्वर्ट होऊंगा, तो ये जो प्रोटॉन इसने उठाए, H2 वाला जो प्रोटॉन उठाए, वो कहाँ से उठाएगा बेटा, वो उठाएगा यहाँ से मैट्रिक्स से। तो यूक्यू ने क्या किया, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आए, उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन पकड़ लिए, ठीक है, यूबीक्विनोन बोलते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसका अगला जो स्टेज होती है, अगला जो जिस अगले कंपाउंड में चेंज, उसको बोलते हैं बेटा यूबीक्विनोल, NOL नॉल, ठीक है, यूबीक्विनोन है UBIQUINONE, यूबीक्विनोन व्हेन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और ये जो कंपोनेंट बना इसको बोलते हैं यूबीक्विनोल, ठीक है। तो बेटा यूक्यू किस में कन्वर्ट हो गया, UQH2 में। इलेक्ट्रॉन तो ऊपर से जो आए वो एक्सेप्ट किए, और ये H2 कहाँ से उठाए इसने, ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स से उठा लिए, ठीक है, तो UQH2 में कन्वर्ट हुआ। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि UQH2 जो था उसको फिर से बेटा किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, UQ में, क्योंकि ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट कर दिए तो उसने आगे की तरफ भेज दिए। उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा, आगे ले जाओ। तो कॉम्प्लेक्स 3 जिसका नाम है साइटोक्रोम BC1, इन इलेक्ट्रॉन को एक अगली फैमिली थी जिसको बोलते बेटा साइटोक्रोम की फैमिली। तो साइटोक्रोम बी ने उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया जो ऊपर से आ रहे थे। और ये जो हाइड्रोजन जो इसने यहाँ से उठाई थी, वो हाइड्रोजन आप देख रहे हो धीमे धीमे कहाँ की तरफ जा रही है, ठीक है, ल्यूमेन की तरफ जा। ल्यूमेन मतलब एक पंप है, इसके अंदर भी पंप होती है। उन्होंने क्या किया, इन प्रोटॉन को उठाया और आगे की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ सब 2 H थे तो 2 H पॉजिटिव को उठाया और यहाँ की तरफ ले गए, ठीक है, यहाँ तक अभी समझना। साइमल्टेनियसली बेटा क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए थे, ठीक है, उसने साइटोक्रोम बी ने उसको एक्सेप्ट किया, उसने फिर किसको दे दिया, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को दे दिया। उसने सेम वही इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, साइटोक्रोम C1 को दे दिया। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बस ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसलिए तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते जाओ और उनसे जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी से प्रोटॉन को पंप करते जाओ, ये कंसेप्ट है इसका। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने पकड़े, फिर इसको दे दिए, इसने इसको दे से यहाँ पे हो रहा था, इसने इसको दिए थे, फिर ये कंटिन्यूस आ रहा है। इस तरह से साइटोक्रोम बी के पास गए, फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास गए और फिर साइटोक्रोम C1 को दे दिए। वही इलेक्ट्रॉन बेटा आगे की तरफ गए, एक अगला मोबाइल कैरियर है इसकी तरह, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेटा साइटोक्रोम C, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके आउटर सरफेस पे लगे होते हैं। साइटोक्रोम C को दिए, उसने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन को अगली मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C उसको दे दिए, ठीक है, उसी की फैमिली के। ये आगे चले गए, वहां से कहाँ पे चले गए बेटा, कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ, ठीक है। अब ये तो हम आगे पढ़ेंगे। बीच में क्या हो रहा था कि जो कॉम्प्लेक्स 2 था जिसका नाम है बेटा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, वहां पे जो क्रेब्स साइकिल के अंदर सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता था, ठीक है, उस समय पे क्या बना था बेटा, FADH2 बना था। अब FADH2 यहाँ पे केस में कन्वर्ट हो रहा है फिर से FAD में, जैसे आप देख पा रहे हो कि FADH2 बना, फ्यूमेरिक एसिड FAD में कन्वर्ट हुआ और वहां से फिर से क्या रिलीज होंगे, इसकी तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो FAD ने जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज किए वो किसको दे दिए बेटा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को दे दिए। और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, उसको किसको दे दिए, प्रोटॉन तो यहाँ पे पंप हो गए और इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे किसकी तरफ बढ़ गए, यूबीक्विनोन की तरफ। इसी तरह बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए यूबीक्विनोन ने पकड़े, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए यूबीक्विनोन ने पकड़े। अब यूबीक्विनोन का वही नेचर है कि मैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मैं यूक्यू से जब UQH2 में कन्वर्ट होऊंगा तो मुझे प्रोटॉन भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रोटॉन यहाँ पे घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, यूबीक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से पकड़ लिए, प्रोटॉन जो घूम रहे थे उन्होंने फिर से मैं ले लेता हूँ उनको। तो UQ किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, UQH2 में, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। अब UQH2 में कन्वर्ट हुआ, लेकिन फिर से इसको इसी स्टेट में आना है। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को तो आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो किसको दे दिया, साइटोक्रोम बी को। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए थे, इसने इसको दे दिया, यहाँ से इसने UQH2 ने इसके इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए इसकी तरफ आ गए, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन एक्सेप्ट किए थे, तो इसने भी जो प्रोटॉन छोड़े थे वो यहाँ पे आ रहे थे, इसने जो प्रोटॉन छोड़ दिए वो कहाँ पे आ गए बेटा, यहाँ पे आ गए। तो 2 प्रोटॉन इसके और 2 प्रोटॉन इसके, तो टोटल मिलके देख रहे हो बेटा, यहाँ से ये लाइन, यहाँ से 2 प्रोटॉन मिलके टोटल 4H पॉजिटिव किसकी तरफ पंप कर दिए गए, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करते हुए, ठीक है, क्या कर दिया उन्होंने, 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन को या 4H पॉजिटिव को पंप कर दिया इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पहले कॉम्प्लेक्स पे 4 प्रोटॉन इधर पंप कर दिए गए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, 1 इलेक्ट्रॉन, सेम वही 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जी को यूज करते हुए 4 पेयर ऑफ प्रोटॉन को यहाँ पे पंप कर दिया, ठीक है। तो ये इतना यहाँ पे खत्म हुआ 3 कॉम्प्लेक्स का रोल।
अब ये चौथे कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ कि साइटोक्रोम सी ने क्या किया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है ये धीमे धीमे कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ लाए। अब यहाँ पे एक अलग फैमिली बैठी होती है जिसको बोलते हैं कॉपर फैमिली, ठीक है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज रहते थे, कॉपर है, इसमें कॉपर आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करती है। यहाँ पे है CuA जैसे आप देख पा रहे हो, और ये है CuB, ठीक है। इस तरह से कैपिटल ए स्मॉल ए से भी डिनोट कर देते हैं। तो कॉपर ने सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि कॉम्प्लेक्स 4 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, साइटोक्रोम A3 कॉपर कौन होता है, तो कॉपर होता है बेटा, ठीक है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, उसने दे दिया साइटोक्रोम A को, ठीक है। फिर साइटोक्रोम A ने किसको दे दिया, A3 को। जैसे यहाँ पे साइटोक्रोम B था, फिर C1 के पास गया, इसलिए इसको बोलते हैं साइटोक्रोम BC1। इसको बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्योंकि यहाँ पे साइटोक्रोम C है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराएगी। तो साइटोक्रोम A, फिर A3, और फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, कॉपर को दे दिए, स्मॉल लेटर कॉपर A, या इसको B भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको दे दिए। उसने क्या किया बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ धक्का मार दिया। अब इस जगह पे क्या था कि ऑक्सीजन बैठा था, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बेटा आप देख रहे हो। उसने क्या किया, इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन उठाए, ठीक है, और 2 प्रोटॉन उठाने के बाद हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव फ्रॉम मैट्रिक्स एंड 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला के उसने क्या बना लिया, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। फाइनल एक्सेप्टर यहाँ पे कौन था, ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स 4 पे, जिसने प्रोटॉन तो उठाए बेटा मैट्रिक्स से, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से ट्रांसफर होते आ रहे थे उनको एक्सेप्ट कर लिया और एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। उसी समय पे सेम टाइम पे, ठीक है, जो एनर्जी अवेलेबल हुई इन इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे आ रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी रिलीज की, उस एनर्जी की मदद से, ठीक है, उसमें से कुछ प्रोटॉन 2H पॉजिटिव तो बेटा किस में यूज हो गए, वाटर मॉलिक्यूल बनाने में, और बचे 2H पॉजिटिव थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, यहाँ पे पंप कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पे तो देखिए यहीं पे वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है ना, तो यहाँ बना था ना यहाँ बना था इस जगह पे, इसलिए सीधे सीधे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सीधे 4H पॉजिटिव यहाँ कर दिए, 4H पॉजिटिव यहाँ भी 4 हो जाते अगर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल ना बनता तो। लेकिन जो एनर्जी अवेलेबल थी जो इलेक्ट्रॉन्स की, उससे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिला के एक तो वाटर मॉलिक्यूल बना लिए, 2H तो यहाँ पे लगा दिए, और बाकी के 2H थे उनको यहाँ पे पंप कर दिया गया। तो याद रखना है कॉम्प्लेक्स 1 एंड 3 पे 4 पेयर ऑफ प्रोटॉन पंप होते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 पे ओनली 2H पॉजिटिव पंप होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा इनका रोल यहाँ पे खत्म। अब क्या हुआ, आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रेडियंट बन गया, 4H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बन गया बेटा, पॉजिटिवनेस आ गई प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक है, और यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, तो एक ग्रेडियंट बन गया हाई यहाँ पे, ठीक है, मतलब लो pH हो गया प्रोटॉन के कारण, यहाँ पे हाई pH हो गया। अब ये प्रोटॉन्स जो हैं इनको क्या किया जाएगा बेटा, पंप किया जाएगा, ये हाई टू लो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव मास बहुत जा रही है, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है जिसको आप बोलते हो क्या, ATP सिंथेटेज, इसकी एक यूनिट होती है F0 और एक होती है F1, ठीक है, और ये रोटर की तरह काम करती है, एक मोटर होती है, मोटर घूमती है, रोटर ये ऐसे गोल 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 घूमता है। तो जब इसमें से पेयर ऑफ प्रोटॉन इसमें से F0 से यहाँ पे भागते हैं, ठीक है, एक पेयर ऑफ प्रोटॉन जब इसमें से भागते हैं तो बेटा ADP और PI जो मैट्रिक्स में अवेलेबल हैं, इनके बीच में बॉन्ड बनाने, जो जब ये प्रोटॉन यहाँ से भागेंगे और जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उस एनर्जी से इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और क्या बनेगा, ATP बनाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ये जो चीज है, जैसे आप देख रहे हो कि बेटा NaDH2 जब यहाँ पे एंटर हुआ तो आप कितने टोटल देखिए, इसमें 4 और 4 8 और 2 10, ठीक है, टोटल आपके पास कितने बेटा 10H पॉजिटिव इकट्ठे हो गए हैं। तो जब NaDH2 एंटर हुआ, ठीक है, NaDH2 एंटर हुआ, अगर इसमें हम पुराने कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो मैं अगर ये बोलूं कि 2H पॉजिटिव जब इसमें से निकलेगा बाहर तो एक ATP बनेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से बेटा जब NaDH2 यहाँ पे एंटर हुआ तो कितने, 4 और 4 8 और 2 10 ATP मतलब 2 पेयर में जाएंगे तो टोटल एक NaDH2 से कितने ATP बनने चाहिए, 5, ठीक है। और जहां से FADH2 एंटर हुआ, ठीक है, FADH2 बेटा एंटर हुआ तो 4, क्योंकि यहीं से एसोसिएट है तो 4 और 2 6, तो टोटल कितने बनने चाहिए इसके अंदर, 3 ATP बनने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम बोलते हैं एक NaDH2 कितने ATP बनाता है, 3, और एक FADH2 कितने बनाता है, 2। तो ये जो कंसेप्ट रिवाइज होके इस पर अभी भी रिसर्च है चल रही है और अभी भी मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है वो ये है कि इस यूनिट में से, ये जो यूनिट है इसमें से 3H पॉजिटिव एक साथ जाते हैं। ये चीज आपको फिंगर टिप में भी मिल जाएगी लिखी हुई कि ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5 जिसको बोलते हो, इसमें से 3H पॉजिटिव जाते हैं तब जाके एक ATP बनता है। तो आप देख लो टोटल कितने थे बेटा, 10, 4 and 2 10। अब सोचो इसमें से 3H पॉजिटिव निकले तो एक ATP बना, फिर 3 निकले, फिर एक ATP बना, फिर 3 निकले, एक ATP बन गया। तो जब NaDH2 एंटर हुआ तो आप बोलोगे सर ये तो 9 ही हुए, ठीक है। तो वही मैं अभी भी कह रहा हूँ बेटा कि ये जो डेटा है आज भी इस पर रिसर्च चल रही है ATP सिंथेटेज को लेके, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। ये कुछ एग्जैक्टली 3 भी नहीं आता, ये 2 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है।
तो एक NaDH2 जब एंटर होता है तो वहां से 4 and 4 and 2 टोटल 10 को अगर हम 3 से भी अगर यहाँ से निकलेंगे तो हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ फिगर करके उसको मानते हैं 3 ATP। और जहां से FADH2 एंटर होता है तो 4 और 2 6, तो 3 ATP निकले तो 3 प्रोटॉन निकले तो 1 ATP, अगले 3 निकले तो 1 ATP। तो टोटल जो FADH2 हम बोलते हैं कि एक FADH2 के एंटर होने के बाद टोटल कितने ATP बनते हैं बेटा? 2 ATP। कैसे बनेंगे? क्योंकि 4 और 2 6, तो 3 H पॉजिटिव एक बार निकले तो 1 ATP, अगले 3 बार निकले तो 1 ATP, ठीक है। तो एक FADH2 एंटर होने के बाद 6 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन जनरेट 1 ATP, सो 6 प्रोटॉन जनरेट 2 ATP। एट द फर्स्ट स्टेज आफ्टर एंटरिंग ऑफ NaDH2, total number of proton is 4 and 4, 8 and 2, 10. If 3 protons run through this channel, 1 ATP synthesized. So 9 proton will generate 3 ATP. एक को हम राउंड ऑफ करके कुछ गिन लेते हैं। तो याद रखना है एक NaDH2 3 ATP बनाएगा और एक FADH2 जहां से एंटर होगा 2 ATP बनाएगा। क्लियर बेटा? ये तो इसकी ये चीज हो गई। अब यहाँ पे ये वाली चीज दे रखी है, ये वही है जो अभी मैं समझा रहा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है कि यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोटॉन इकट्ठे हो गए थे जब इस चैनल F0 F1 के थ्रू यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन, जो मैं अभी आपसे पहले कह रहा था कि अगर 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन इसमें से रन करते हैं और एक ATP जनरेट होता है, तो जैसे मैंने बताया कि एक NaDH2 एंटर हुआ था तो बेटा 10 ATP जनरेट हुए थे, 10 प्रोटॉन सॉरी। तो 10 प्रोटॉन के हिसाब से एक NaDH2 कितने बनाना चाहिए? 5 ATP, ठीक है। और वो दूसरे वाले केस में अगर गिनते हैं तो 6, तो उसमें एक FADH2 कितने बनाना चाहिए? ठीक है, 6 ATP, 6 प्रोटॉन अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो। लेकिन ये कंसेप्ट गलत हो जाए, लेकिन देखो यहाँ लिखा भी यही है इन लोगों ने। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 2 पेयर ऑफ 2 H पॉजिटिव पास थ्रू F0 F1 फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। NCERT लिख आज भी यही रही है कि इसमें से 2 H पॉजिटिव पेयर ऑफ प्रोटॉन भागते हैं तब एक ATP बनता है। लेकिन अगर बेटा इसको सही मान लें तो इसके हिसाब से 4 और 4 8 और 2 10, एक NaDH2 एंटर होता है 10 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन को अगर 2 के पेयर में निकालोगे तो 5 ATP बनने चाहिए, जो कि उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको तो अब ज़्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं करनी है, केवल अपनी एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम पढ़ना चाहें तो हमको यही याद रखना है कि एक NaDH2 एंटर होता है तो टोटल 3 ATP बनाता है, जहाँ से एक FADH2 एंटर होता है 2 ATP बनाता है। और इसमें से 3H पॉजिटिव रन करते हैं, 3H पॉजिटिव रन करते हैं तब जाके एक ATP बनता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स मूव थ्रू दिस F0 F1 या कॉम्प्लेक्स 5 टू जनरेट 1 ATP। उसका आंसर बेटा उन्होंने 1H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, 3H पॉजिटिव एंड 4H पॉजिटिव। उसका आंसर जो दे रखा है वो है 3H पॉजिटिव, लेकिन NCERT इसको आज भी 2H पॉजिटिव ही कहती है, ठीक है। फिंगर टिप में इसके बारे में अच्छा लिखा है, वो आप पढ़ लेना, उसमें भी आंसर यहाँ पे 2H पॉजिटिव की लिखा है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इट इज 3H पॉजिटिव नॉट 2H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एक बार आप पढ़ लेना, फिर भी डाउट हो तो कुछ बता देना इसमें, ठीक है। इस फिगर को अच्छे से देख लेना।